बेबीलोन, इतिहास का सबसे अमीर शहर। सोचिए जरा, चारों तरफ दौलत की वो चमक, सोना चांदी। जी हाँ। लेकिन फिर भी बांसीर और कोबी जैसे कई लोग थे, मेहनत तो बहुत करते थे, पर हाथ बिल्कुल खाली। हम्म। और वे हैरान थे, मतलब बेबीलोन की इतनी दौलत में उनका हिस्सा क्यों नहीं? ये सवाल उन्हें बहुत बेचैन करता था। और यही बेचैनी, यही सवाल उन्हें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद के पास ले गया। बिल्कुल, वे जानना चाहते थे, भाई ये धन कमाने का, अमीर बनने का रहस्य आखिर है क्या? तो आज हम बेबीलोन की इन्हीं प्राचीन कहानियों में छुपे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है। ये दौलत बनाने के, उसे संभालने के वो सिद्धांत हैं जो आज भी मतलब उतने ही कारगर हैं। तो चलिए देखते हैं इन कहानियों में क्या ज्ञान छिपा है। अरकाद की बात करें तो वो हमेशा से अमीर तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक साधारण लेखक था, मतलब क्लर्क जैसा। मिट्टी की तख्तियों पर लिखता था। हाँ, हिसाब किताब लिखता था, पर उसके अंदर अमीर बनने की एक तीव्र इच्छा थी, एक आग थी। जी। और उसने ज्ञान की तलाश शुरू की, जवाब ढूंढने लगा। उसकी जिंदगी में वो बड़ा मोड़ कब आया? वो आया जब वो अल्गामिश से मिला। अल्गामिश एक बहुत धनी साहूकार था। अच्छा। और अल्गामिश ने उसे पहली और शायद सबसे जरूरी सीख दी। उसने कहा, तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा सिर्फ तुम्हारे लिए है। मतलब अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा बचाओ। ये पहला कदम है। 10वां हिस्सा, सेविंग्स, ये तो हम सुनते आए हैं, पर क्या ये इतना सीधा है? हाँ, सुनने में सीधा लगता है, पर ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है। ये एक तरह से अपनी कमाई पर अपना हक जताना है, खुद को पहले रखना है। दिलचस्प। लेकिन अरकाद ने तो अपनी पहली बचत गंवा दी थी। हाँ, ये भी कहानी का एक अहम हिस्सा है। उसने अपनी पहली बचत को वो निवेश करने की कोशिश की। हाँ, वो ईंट बनाने वाले पे भरोसा कर लिया था ना उसने, अजमुर। रत्नों में इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल। और वो रत्न क्या निकले? कांच। ओ, तो सारा पैसा डूब गया। हाँ, लेकिन यहां अरकाद की असली परीक्षा हुई। उसने हार नहीं मानी। अच्छा। उसने अपनी गलती से सीखा। ये दूसरा महत्वपूर्ण सबक है। सलाह हमेशा उनसे लो जिन्हें उस विषय का ज्ञान और अनुभव हो। सही बात है। रत्नों के लिए जौहरी के पास जाना चाहिए, ईंट बनाने वाले के पास नहीं। एग्जैक्टली। अपने पैसे को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कमाना या बचाना। जल्दबाजी या गलत सलाह बहुत भारी पड़ सकती है। तो पहले बचाओ, फिर सही सलाह लो, और फिर आता है तीसरा कदम। उस बचाए हुए पैसे को सिर्फ रखना नहीं है, उसे काम पर लगाना है। काम पर लगाना, जैसे अरकात ने किया था, वो अगर ढाल बनाने वाले को उधार देकर। हाँ बिल्कुल। उसने अगर को कान से खरीदने के लिए पैसे उधार दिए और उस पर किराया कमाया, जिसे हम आज ब्याज कहते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है पैसे से पैसा कमाना, है ना? सही कहा। यही तीसरा सिद्धांत है। अपनी बचत को बुद्धिमानी से निवेश करो ताकि वो बढ़े। जैसे खेत में बीज बोते हैं और फसल उगती है, वैसे ही पैसा बढ़ता है। ये सोने के 5 नियमों का हिस्सा है जो अरकाद ने सीखे थे। जी। ये सिर्फ पैसे जमा करने के बारे में नहीं है, ये उसे सक्रिय रूप से बढ़ाने के बारे में है। आपकी बचत आपकी सेना है जो आपके लिए और कमाई करेगी। इन कहानियों में एक और बात पर बहुत जोर दिया गया है, अवसर और कर्मठता। मतलब मौके को पहचानना और फौरन एक्शन लेना। हाँ बिल्कुल। अवसर इंतजार नहीं करता, वो उन्हीं के पास आता है जो तैयार होते हैं, जो आलस्य पर काबू पाते हैं। मतलब अच्छी किस्मत कोई आसमान से नहीं टपकती। नहीं, बेबीलोन के लोग मानते थे कि अच्छी किस्मत तैयारी और कर्मठता का नतीजा है। जो तैयार है, जो कदम उठाता है, मौके खुद उसके पास आते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालम टोल अवसर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, बेबीलोन की ये सदियों पुरानी कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? मुख्य बातें साफ हैं। पहला, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा लगातार बचाओ। दूसरा, सलाह हमेशा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों से लो। ठीक है। तीसरा, अपनी बचत को सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो ताकि वो बढ़ सके। और चौथा, अवसरों को पहचानो और उन पर तुरंत काम करो, आलस्य मत करो। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब किस्मत या संयोग की बातें नहीं हैं। नहीं, ये ज्ञान, अनुशासन और सोचे समझे कदमों पर आधारित सिद्धांत हैं। अरकाद का यही मानना था कि ये दौलत के नियम हैं,
कोई भी इन्हें सीख सकता है, अपना सकता है। चाहे उसकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। हाँ, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो। ये मानसिकता और आदतों को बदलने की बात है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, बहुत जटिल हो गई है। तो है। तो क्या बेबीलोन की ये कह सकते हैं सीधे सरल सिद्धांत आज भी किसी को वित्तीय सुरक्षा और सफलता दिला सकते हैं? क्या ये आज भी उतने ही प्रासंगिक है? सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हमारे पास प्राचीन बेबीलोन की कुछ कहानियां हैं, उनका ज्ञान है, और कमाल यह है कि ये हजारों साल पुरानी बातें हैं। लेकिन धन, सफलता, पर्सनल ग्रोथ, इन पर ऐसी रोशनी डालती हैं जो आज भी मतलब एकदम सटीक लगती हैं। बिल्कुल। तो आज हम जरा गहराई से देखेंगे कि बेबीलोन का वो सबसे अमीर आदमी अर्काड, वो आखिर इतना अमीर बना कैसे, उसने क्या सीखा। हाँ, और ये सिर्फ पैसे की कहानियां नहीं है ना, इनमें छुपा है वो ज्ञान, अनुशासन और मौके को सही वक्त पर पहचानना। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये जो नियम है ना, पैसा कमाना, बचाना, उसे बढ़ाना, ये हजारों साल पहले भी थे और लगता है आज भी उतने ही कारगर हो सकते हैं। तो अर्काड की कहानी से ही शुरू करते हैं। ऐसा नहीं था कि कोई मतलब किस्मत वाला था। नहीं। उसने मेहनत की, सीखा और एक बहुत जरूरी नियम अपनाया। वो उसे एक अमीर साहूकार था अल्गामेश, उसने सिखाया था। हाँ। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा अपने पास रखो। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो आसान है, लेकिन ये बुनियाद है, एकदम पहली सीढ़ी, अपनी आमदनी का कम से कम 10% बचाना। अर्काड ने यही सीखा, और यही बात वो जो दुबली थैली के साथ इलाज है उसमें भी सबसे पहले यही आती है। अच्छा। बचत ही वो मतलब पहला बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगता है। अल्गामिश ने कहा भी था अर्काड से। क्या कहा था? कि भाई, जिस पेड़ को तुम लगातार बचत के पानी से सींचोगे, उतनी ही जल्दी तुम उसकी छांव में आराम कर पाओगे। तो ये सिर्फ नियम नहीं, एक तरह का अनुशासन है। लेकिन अर्काड ने शुरुआत में गलती भी की थी ना। उसने अपनी सारी बचत, वो एक ईंट बनाने वाला था अजमूर। हाँ, अजमूर, उसको दे दी कि जाओ दूर देश से गहने ले आओ। सब डूब गया पैसा, क्योंकि अजमूर को गहनों की परख ही नहीं थी। बिल्कुल। तो इससे क्या सबक मिलता है? मतलब सिर्फ बचाना काफी नहीं है शायद। सही पकड़ा। यहीं पर वो एक्सपर्ट सलाह, उसकी अहमियत पता चलती है। अल्गामिश ने अर्काड को डांटा भी था इसके लिए। अच्छा। क्या कहा था? अरे मूर्ख, सीखना तो सबको पड़ता है, पर तुमने गहनों के बारे में जानने के लिए ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया भला? क्या तुम सितारों का हाल जानने नानबाई के पास जाओगे? हाँ, सही बात है। और वो जो सोने के 5 नियम है ना, उनमें भी यही बात है, पैसा वहां लगाओ जहां वो सेफ हो। हाँ, सुरक्षित। और सलाह उसी से लो जिसे उस काम का तजुर्बा हो। बिना परखे सलाह लेना तो मतलब अपनी मेहनत की कमाई कुएं में डालने जैसा है। तो ठीक है, बचत हो गई और सही सलाह भी। इसके अलावा वो 7 इलाज में और क्या जरूरी बातें थीं? क्योंकि अर्काड ने बाद में तो पैसा बनाया अपनी बचत से। हाँ, बनाया। जैसे उसने वो ढाल बनाने वाले अग्गर को कान से खरीदने के लिए उधार दिया था। हाँ, बिल्कुल। देखो, वो 7 इलाज असल में एक पूरा फ्रेमवर्क देते हैं। पहला तो बचत हो गया जी। दूसरा, अपने खर्चों को काबू में रखो। बजट बनाना मतलब? हाँ, बजट। तीसरा, अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा कमाए, जैसे अर्काड ने आगर के साथ किया। हाँ। चौथा, अपने धन को नुकसान से बचाओ, मतलब सोच समझ कर निवेश करो। 5वां, अपना घर बनाओ। 6ठा, भविष्य के लिए इनकम पक्की करो। और 7वां, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। और क्या सिर्फ पैसा बचाना और लगाना ही काफी है? एक कहानी अच्छी किस्मत की देवी की भी है, वो क्या सिखाती है? अरे हाँ, वो सिखाती है कर्मठता, मतलब एक्शन लेना और मौके पर चौका मारना। अच्छा। कहानी यही बताती है कि अच्छी किस्मत भी उन्हीं के पास आती है जो मेहनत करते हैं और सही समय पर फैसला लेने से हिचकिचाते नहीं। टालम टोल करने वाले वो मौके गवा देते हैं। जैसे वो भेड़ बेचने वाला किसान था ना, हाँ। उसने रात में सौदा पक्का नहीं किया और बड़ा मुनाफा खो दिया। तो कर्मठता, एक्शन लेना, ये किस्मत को अपनी तरफ खींचने जैसा है। मेहनत की बात आपने की, और ये शारूनाडा और उसके साथी अरदगुला की कहानी में भी साफ दिखता है। हाँ, बिल्कुल। गुलामी से निकलकर वो सम्मानित व्यापारी बने। उनका सफर तो कमाल का है। सही में, शारूनाडा ने गुलाम होते हुए भी कभी काम से जी नहीं चुराया, चाहे वो बेकरी का काम हो या नहर खोदने का। उसकी लगन और ईमानदारी ने ही अर्दगुला का भरोसा जीता और फिर वो पार्टनर बने। ये कहानी बताती है कि कोई काम छोटा नहीं होता। सही। और मेहनत हमेशा रंग लाती है। ये वो 7वां इलाज है ना, कमाने की क्षमता बढ़ाना,
उससे भी जुड़ता है। और आखिर में एक और पहलू है सुरक्षा का। जैसे बेबीलोन शहर को उसकी दीवारें बचाती थीं, हाँ, वैसे ही हमें अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। एकदम सही। वो सोने के उधारदाता थे ना, माथॉन। हाँ, माथॉन। उन्होंने भाला बनाने वाले रॉडन को यही समझाया था जब रॉडन को राजा से इनाम में सोने के सिक्के मिले थे। क्या समझाया था? माथॉन ने कहा, देखो रॉडन, थोड़ी सी सावधानी एक बड़े पछतावे से हमेशा बेहतर होती है। वाह! और इसी से जुड़ती है दिबासिर की कहानी। वो कर्ज में डूबकर सीरिया भाग गया था, गुलाम बन गया था। हाँ, याद है। लेकिन वापस बेबीलोन आकर उसने एक प्लान बनाया कि कमाई का 10% बचाऊंगी, 70% से गुजारा करूंगी और 20% से कर्ज चुकाऊंगी। एक ठोस प्लान। हाँ, इसी प्लान और अनुशासन ने उसे कर्ज से मुक्ति दिलाई और खोया सम्मान वापस दिलाया। ये दिखाता है कि एक प्लान कितना जरूरी है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, अपनी कमाई का हिस्सा बचाओ, खर्चों पर लगाम रखो। हाँ, पैसे को समझदारी से काम पर लगाओ, अनुभवी लोगों की सलाह लो। बिल्कुल। मेहनत से जी मत चुराओ, मौकों को पहचानो और फुर्ती दिखाओ। टालम टोल नहीं। हाँ, टालम टोल नहीं, और भविष्य के लिए योजना बनाओ। ये बेबीलोन के सदियों पुराना सबक आज भी बहुत तो कीमती लगते हैं। हाँ, ये सिद्धांत तो वाकई लाजवाब हैं, इनमें कोई शक नहीं। लेकिन इन सब बातों को जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में जरूर आता है। क्या सवाल? ये आज की दुनिया ये इतनी जटिल हो गई है, इतनी तेज हो गई है, क्या सिर्फ ये प्राचीन नियम आज पूरी तरह से कामयाब होने के लिए काफी हैं? अच्छा सवाल है। या फिर आज हमें कुछ और भी चाहिए, कुछ ऐसा जिसका जिक्र शायद इन पुरानी कहानियों में नहीं मिलता? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम प्राचीन बाबल चलेंगे और जानेंगे धन संचय के वो पुराने मगर कारगर रहस्य। जी हाँ, हमारा आधार है किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और उसमें अरकात की बातें और कुछ और कहानियां भी। हाँ, और हमारा इरादा है कि इन कहानियों से असली प्रैक्टिकल ज्ञान निकालें। बिल्कुल। कैसे वो पुराने सिद्धांत आज भी एक खाली पर्स को भरने में मदद कर सकते हैं, कैसे वित्तीय सुरक्षा पाएं, इसी पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी नियम से। अरकात कहते थे, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा वो हमेशा अपने लिए रखो। हाँ, सुनने में आसान लगता है ये, पर इसका असर वो बहुत गहरा है। गहरा है, सही कहा। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं, ये मानसिकता बदलने जैसा है। जब आप कमाई का पहला हिस्सा खुद को देते हैं ना, तो आप अपनी प्राथमिकता बदल रहे होते हैं। आप भविष्य के लिए जैसे बीज बो रहे हैं। बीज बो रहे हैं। अरकाद ने यही तो सिखाया कि इसी पहले कदम से वो दौलत का पेड़ उगना शुरू होता है। ये एक अनुशासन है। अनुशासन की नींव। हाँ, जिस पर बाकी सब टिकेगा। बिल्कुल। लेकिन अच्छा, बचा तो लिया, और अगर खर्चे ही काबू में ना हो? हाँ, तो फिर वो बचत बेकार है। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, खर्चों को कंट्रोल करना। बिल्कुल। जरूरतें और इच्छाएं, इनमें फर्क समझना और एक बजट बनाना, ताकि खर्च कमाई के 9/10वें हिस्से के अंदर रहे। सही। और ये दूसरा कदम ही पहले को संभव बनाता है। देखिए, अरकाद ने खुद पाया था कि जब उन्होंने ऐसा किया तो उनकी जरूरतें फिर भी पूरी हो रही थी। हमारी जरूरतें अक्सर हमारी इच्छाओं से थोड़ी ज्यादा ही होती है ना? हाँ, ये बात तो है। तो इस अनुशासन से न सिर्फ बचत होती है, बल्कि एक तरह से संतोष भी मिलता है, बिना सब कुछ खर्च किए। ठीक है, तो पैसा बचाया, खर्चों पर लगाम लगाई। अब उस बचे हुए पैसे का क्या, उसे बस रखना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तीसरा सिद्धांत आता है, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। अपने सोने को काम पर लगाओ, उसे बढ़ने दो। हाँ, क्योंकि पर्स में रखा सोना वो सिर्फ वजन बढ़ाता है, बढ़ता नहीं है। सही। अरकात का जोर इसी पर था कि बचाए हुए पैसे को निवेश करो, ताकि वो खाली ना पड़ा रहे, बल्कि आपके लिए और पैसा कमाए। हाँ, आय का एक ऐसा स्रोत बने जो आपकी मेहनत पर निर्भर ना हो। बिल्कुल। सोचिए, आपका पैसा, आप सो रहे हैं और वो कमा रहा है। यही तो है असली वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम। पर निवेश जोखिम, उसका डर रहता है। हाँ, रहता है। और इसीलिए अरकात का चौथा नियम है, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अपनी पूंजी को नुकसान से बचाओ। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ कह रहे हैं बढ़ाओ, दूसरी तरफ बचाओ। नहीं, अजीब नहीं है, ये संतुलन की बात है। अरकात का संदेश साफ था, जो पैसा आपके पास है, मूलधन,
उसकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। अच्छा। वो जो होती ना स्कीम है रातों रात अमीर बनने वाली, उनके झांसे में मत आऊं। उनका सुझाव था कि सलाह उनसे लो जो धन प्रबंधन में अनुभवी हों, सबल हों। मतलब किसी ईंट बनाने वाले से हीरों के बारे में नहीं पूछना चाहिए। हाँ, सही कहा। समझदारी भरा निवेश धीरे धीरे बढ़ता है पर वो टिकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सब करने के लिए सही टाइम पर एक्शन लेना भी जरूरी है ना? यहीं पर 5वां पॉइंट आता है, अवसर और कर्मठता। हाँ, जिसे लोग भाग्य कहते हैं, वो अक्सर क्या होता है, सही मौका पहचानना और बिना देर किए उस पर काम करना। टालम टोल, वो तो अवसरों का दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन। किताब में वो कहानी है ना, एक व्यापारी की जो अच्छा सौदा करने में हिचकिचाता है। हाँ, और मौका गंवा देता है। और वो भेड़ वाला भी, जो रात होने पे सौदा टाल देता है। वही अरकात कहते हैं, कर्मठ पुरुषों पर ही सौभाग्य की देवी मेहरबान होती है। और वो शारूनाडा की कहानी? हाँ, गुलामी से शुरुआत की थी उसने। और परिश्रम, काम उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया, उसे सफलता तक ले गया। काम को बोझ नहीं बल्कि दोस्त समझना, ये जरूरी है। लेकिन अगर कोई पहले से ही कर्ज में डूबा हो, उसके लिए क्या रास्ता है? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब वो 6ठी शिक्षा में है। वो मिट्टी की गोलियां और दबसिर की कहानी। बाबुल का ऊंट व्यापारी दबसिर। हाँ, दबसिर। उसकी कहानी बहुत बहुत प्रेरणादायक है। गुलामी से लौटा, कर्ज में डूबा हुआ, पर भागा नहीं। उसने सामना किया। उसने एक प्लान बनाया, तय किया, कमाई का 10वां हिस्सा बचाएगा। पहला नियम। हाँ, फिर 7वां हिस्से से गुजारा करेगा। दूसरा नियम, खर्च नियंत्रण। और बचे हुए 2/10 से पूरी ईमानदारी से अपना कर्ज चुकाएगा। अच्छा, ये 2/10 वाला हिस्सा खास कर्ज के लिए? बिल्कुल। और इस योजना ने सिर्फ उसे कर्ज मुक्त नहीं किया, बल्कि उसका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाया। ये दिखाता है कि एक सही प्लान और पक्के इरादे से किसी भी मुश्किल से निकला जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो बाबुल का ये सदियों पुराना ज्ञान ये क्या कहता है? देखिए, सार यही है, नियमित बचत करो 10वां हिस्सा, सोच समझकर खर्च करो 9/10 के अंदर। ठीक है। अपनी पूंजी बचाते हुए समझदारी से निवेश करो। हाँ। मौकों को पहचानो और उन पर फौरन काम करो, टालो मत। कर्मठ बनो। और अगर कर्ज है तो भागो मत, एक प्लान बनाओ और उसका सामना करो, जैसे दबसर ने किया। बिल्कुल सही। तो ये थे बाबुल के कुछ कालातीत सिद्धांत। जी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेज है, जहां रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं, क्या बाबुल की ये धीमे, अनुशासित और लगातार मेहनत वाले तरीके, क्या ये पुराने हो गए हैं? सोचने वाली बात है। या फिर धैर्य, परिश्रम और अनुशासन क्या आज भी सफलता की असली टिकाऊ चाबी यही है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम बाबुल की प्राचीन कहानियों में छिपे कुछ कमाल के सबक देखने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। ये कहानियां द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब से हैं। अरकाद, नोमासिर, रोदान, दबसिर, इनके अनुभव। बिल्कुल। और हम देखेंगे कि ये जो हजारों साल पुरानी बातें हैं, सौभाग्य, अवसर, पैसे बचाने के नियम, उधार देना, मेहनत, ये आज भी कैसे काम आ सकती हैं। तो शुरुआत करते हैं उस बहस से, सौभाग्य या किस्मत। क्या ये बस यूं ही मिल जाती है या इसे मतलब आकर्षित किया जा सकता है? हाँ, अरकाद की चर्चाओं में यही बात उठती है और ये साफ है कि सड़क पर बटुआ मिल जाना या जुए में जीतना, हाँ, वो टिकाऊ चीजें नहीं है। असली अमीरी इनसे नहीं आती। और वो कहानियां भी है ना, जैसे वो व्यापारी जिसे जमीन खरीदने की सलाह मिली पिता से, हाँ। पर वो हिचकिचाता रहा और मौका हाथ से निकल गया। बिल्कुल। या वो दूसरा आदमी जो भेड़े खरीदने में देर कर गया और फिर शहर घिर गया, दाम बढ़ गए, फायदा उठा ही नहीं पाया। सही। मतलब ये कहानियां एक ही बात कहती हैं, टाल मटोल, अफसर इंतजार नहीं करता। तो क्या ये कहें कि सौभाग्य या किस्मत वो कर्म करने वालों का साथ देती है? हाँ, एक तरह से तैयारी और सही समय पर कदम उठाना, शायद यही इस सौभाग्य को खींचता है। कर्मठता जरूरी है, लेकिन सिर्फ कर्मठता से नहीं चलेगा, ज्ञान भी तो चाहिए। और यहीं पर नोमुसिर की कहानी आती है, अरकाद का बेटा। हाँ, उसे पिता से सोना मिला और वो ज्ञान वाली पट्टी भी, पर अनुभव था नहीं, तो सब गवा दिया। हाँ बिल्कुल। गलत निवेश, गलत लोगों पर भरोसा, सब गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने उन नियमों को मतलब असल में समझा, दिल से, और फिर न सिर्फ खोया हुआ पैसा वापस कमाया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। वो सोने के 5 नियम,
हाँ वही, और वो आज भी कमाल के हैं। पहला, कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाओ भविष्य के लिए। Pay yourself first। जैसा बिल्कुल। उस बचत को समझदारी से काम पर लगाओ ताकि वो बढ़े। तीसरा, सलाह लो विशेषज्ञों की, आंख बंद करके नहीं। चौथा, जिस काम को समझते नहीं या जिसमें एक्सपर्ट मना करें उसमें पैसा मत डालो। और पांचवा शायद सबसे अहम है। हाँ बिल्कुल, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में या धोखेबाजों की बातों में आकर या बस अपनी भावनाओं में बहकर पैसा बर्बाद मत करो। ये तो दिखाता है कि सही समझ और अनुशासन वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, ज्ञान ही असली दौलत है एक तरह से। अच्छा, ज्ञान तो ठीक है, पर पैसे का लेन देन, खासकर उधार देना, ये बड़ा पेचीदा मामला हो सकता है। रोदान वाली कहानी याद है? हाँ, उसे राजा से 50 सोने के सिक्के मिले थे और दबाव था कि बहन के पति को उधार दे, जो अनुभवहीन था। तो वो सलाह लेने गया माथुन के पास, जो साहूकार था। हाँ, और माथुन की सलाह बहुत सीधी और सच्ची थी। उधार दो पर सावधानी से, देखो कि सामने वाला चुका भी पाएगा या नहीं, उसका इरादा क्या है। मतलब पूरी जांच पड़ताल करो। हाँ, सुरक्षित कर्ज वही है जिसके पीछे कोई गारंटी हो, संपत्ति या कमाई की पक्की क्षमता और ईमानदारी। बोझ क्यों उठाना? हाँ। सोच समझ कर उधार दो। ये बात तो है। अच्छा, अब आते हैं मेहनत और इरादे पर। हाँ। दब्बू सिर की कहानी, वो तो गजब है। हाँ, कर्ज में डूबा, गुलाम बना, भागा भी। लेकिन फिर वो सवाल, जब उसकी मालकिन सिरा ने पूछा, तुम में आजाद आदमी की आत्मा है या गुलाम की? वो जैसे एक डिकलिक का एक झटका, वो लौटा। उसने अपने कर्जों का सामना किया और वो योजना बनाई, 110 बचत, 210 कर्ज चुकाना, 710 गुजारा। हाँ, ये सिर्फ बजट नहीं था, ये उसका आत्मसम्मान वापस पाने का तरीका था। और उसकी लगन देखो, वो कर्ज मुक्त हुआ, इज्जत कमाई। दिखाता है कि एक सही रास्ता, एक डिसिप्लिन कैसे सब बदल सकता है। सही कहा। और शरुनाड़ा की कहानी, वो भी कुछ ऐसी ही प्रेरणा देती है। भाई की वजह से गुलाम बना। हाँ, पर उसने मेगिडो की बात मान ली, काम तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। और उसने काम को अपनाया, बेकिंग सीखी, केक बेचे और मेहनत रंग लाई। अरदगुला की नजर में आया, जो खुद कभी गुलाम थे, और उन्हीं की मदद से आजाद हुआ। ये दिखाता है कि मेहनत से सिर्फ पैसा नहीं आता, अवसर मिलते हैं, खुद की कीमत समझ आती है। बिल्कुल, नजरिया सब कुछ है। यहां तक कि हदान गुला को भी समझ आया, असली सफलता विरासत या दिखावे से नहीं, मेहनत से आती है। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? मतलब मुख्य बातें। देखो, पहली बात तो ये कि टालमटोल से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। दूसरी, ज्ञान, जैसे वो 5 नियम पैसा बनाने और बचाने का रास्ता दिखाते हैं। तीसरा, उधार देने में बहुत सावधानी चाहिए। हाँ, और चौथी सबसे जरूरी, मेहनत और पक्का इरादा। ये किसी भी मुश्किल से निकाल सकते हैं। कमाल है, ये सब हजारों साल पहले लिखा गया था। सोचने वाली बात है। हाँ, कि पैसे को लेकर, अवसर को लेकर इंसान का स्वभाव कितना बदला है, या बदला भी है या नहीं। और आज हम कौन से अवसर हैं जिन्हें शायद हम भी हिचकिचाहट में गंवा रहे हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम प्राचीन बाबिलोन की कुछ दिलचस्प कहानियों पर बात करेंगे। जी, ये कहानियां द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से हैं। और इनमें धन, समृद्धि और पर्सनल सक्सेस से जुड़े कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो आज भी, मतलब हजारों साल बाद भी काम के लगते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इन कहानियों से धन बनाने, कर्ज संभालने और मेहनत की अहमियत को समझें। तो किरदारों की बात करें, जैसे नौमासीर है, अमीर बाप का बेटा। हाँ, और रोडान जो भाले बनाता था, साहूकार माथोन, ऊंट व्यापारी डाबसीर और शारुनाडा जो बाद में व्यापारी राजकुमार बना। शुरुआत नौमासीर से करते हैं। उसके पिता अरकाद ने उसे कुछ सोना और एक मिट्टी की पट्टियां देकर भेजा था। हाँ, ये देखने के लिए कि बेटा पैसा संभाल भी पाता है या नहीं। और वो बुरी तरफ फेल हुआ शुरू में, मतलब घुड़दौड़ में हारा, गलत पार्टनरशिप में फंसा। हाँ, काफी नुकसान उठाया उसने। ये दिखाता है कि पैसा मिलना एक बात है, उसे संभालना बिल्कुल दूसरी। लेकिन फिर उसे वो मिट्टी की पट्टियां याद आईं। उस पर सोने के 5 नियम लिखे थे। जी। पहला नियम, कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा बचाओ अपने भविष्य के लिए। दूसरा, उस बचत को ऐसी जगह लगाओ जहां वो बढ़े, मतलब आपके लिए काम करें। तीसरा था कि सलाह हमेशा समझदार लोगों से लो। बिल्कुल। चौथा, ऐसी जगह पैसा मत लगाओ जिसके बारे में पता ना हो या जो भरोसेमंद ना लगे। और पांचवा नियम था कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धोखेबाजों या अपनी नासमझी पर भरोसा मत करो। ये नियम सुनने में तो बहुत सीधे लगते हैं। हाँ,
पर नौमासीर की शुरू की गलतियां दिखाती हैं कि इन्हें अमल में लाना वो उतना आसान नहीं होता। सही बात है। लेकिन जब उसने इन नियमों को माना तो न सिर्फ वो पैसा वापस कमाया बल्कि उससे कहीं ज्यादा कमा लिया। तो सबक यह है कि ज्ञान समझ वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। अच्छा, मान लीजिए पैसा कमा लिया, बचा लिया, अब उसे सुरक्षित रखना है, खासकर जब कोई उधार मांगे। रोडान की कहानी इसी बारे में है ना? हाँ, उसे राजा से 50 सोने के सिक्के मिले थे और वो दुविधा में था कि अपनी बहन के पति को उधार दे या नहीं। तो उसने माथून, साहूकार से सलाह ली। जी, और माथून ने बड़ी पते की बात कही कि सोना अपने साथ जिम्मेदारी जाता है। उधार देने से पहले देखो कि सामने वाला चुका भी पाएगा या नहीं और उसका इरादा क्या है। उन्होंने वो किसान और गधे की कहानी भी सुनाई थी। हाँ, कि मदद करने के जोश में अपना ही नुकसान न कर बैठो। उन्होंने सेफ लोन और रिस्की लोन का फर्क भी समझाया। और वो टोकन चेस्ट वाली बात? हाँ, वो असल में उनके अपने अनुभव थे जिनसे उन्होंने सीखा था। उनकी सलाह का निचोड़ था, थोड़ा सोच समझकर सावधानी से चलो, एक बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। थोड़ी सी सावधानी एक बड़े पछतावे से बेहतर है। ये बात तो आज भी लागू होती है। बिल्कुल। और जब सावधानी नहीं होती या हालात बिगड़ जाते हैं तो कर्ज हो जाता है। यही डेबासीर की कहानी आती है। वो तो कर्ज की वजह से शहर छोड़कर डाकू बन गया था, फिर गुलाम। हाँ, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन एक मोड़ आया जब उसकी मालिक की पत्नी सीरा ने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर गुलाम की आत्मा है या एक आजाद इंसान के? जी, इस सवाल ने उसे झकझोर दिया। उसने तय किया वो बाबुल लौटेगा, कर्ज चुकाएगा और इज्जत से जिएगा। और उसने सिर्फ सोचा नहीं, एक प्लान बनाया। हाँ, मिट्टी की गोलियों पर लिखा, कमाई का 110 बचाना भविष्य के लिए, 710 घर चलाने के लिए पत्नी के साथ, और बाकी 210 पूरी ईमानदारी से सारे लेनदारों को थोड़ा थोड़ा करके चुकाने के लिए। ये तो कमाल का अनुशासन है और वो कामयाब भी हुआ। हाँ, कर्ज मुक्त हुआ, सम्मान वापस पाया। उसकी कहानी बताती है, जहां चाह वहां राह। तो पैसा कमाया, बचाया, कर्ज चुकाया। अब बात आती है मेहनत की। शारूनाडा की कहानी। जी, वो गुलामी से उठकर एक बड़ा व्यापारी बना। उसके साथ ही गुलाम मैगडा ने कहा था, काम तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। सही कहा। और ये कि अच्छा काम करने वाले को बेहतर बनाता है। शारूनाडा ने इसे अपनाया। पहले बेकरी में मदद की, फिर शहद के केक बेचे। मतलब मेहनत से पीछे नहीं हटा। बिल्कुल नहीं। और इसी मेहनत ने उसके लिए मौके खोले। अच्छे लोग जैसे अरद घुलाव से जुड़े। उसने सीखा कि असली सफलता मेहनत से मिलती है, विरासत या आलस से नहीं। तो इन कहानियों से जो बातें निकल कर आती हैं, लगातार बचत, समझदारी से निवेश, उधार देने में सावधानी, कर्ज चुकाने का पक्का इरादा और मेहनत को गले लगाना। हाँ, और ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है शायद। बचत होगी तो निवेश होगा, समझदारी से वो बढ़ेगा, मुश्किल आई तो इरादा बाहर निकालेगा और मेहनत आगे बढ़ाएगी। ये हजारों साल पुराने सिद्धांत हैं, पर आज भी उतने ही काम के लगते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। सही बात है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये सिंपल सिद्धांत पूरी तरह फिट बैठते हैं? और क्या हमारी अपनी लाइफ में कोई ऐसी रंगीन चट्टान है, मतलब कोई बहाना या डर जो हमें अपनी फाइनेंशियल ताकत को पहचानने और इस्तेमाल करने से रोक रहा है, जैसे शायद डावासीर को शुरू में रोक रहा था? इस पर जरूर सोचेगा। नमस्कार। आज हम प्राचीन बेबीलोन की दुनिया में झांक रहे हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की कुछ कहानियों के जरिए। हजारों साल पुरानी बातें हैं ये, पर आप देखेंगे पैसा, कर्ज, मेहनत, इन पर इनकी सीख आज भी मतलब कमाल की है। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि इन पुरानी कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं। धन कैसे संभालें, अगर कर्ज है तो उससे कैसे निकलें, और काम को लेके क्या सोच होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बेबीलोन से। पहली कहानी रोडॉन की है। उसे राजा से 50 सोने के सिक्के मिलते हैं इनाम में। अब वो खुश तो है, पर समझ नहीं पा रहा क्या करूं इतने पैसों का। ऊपर से उसका बहनोई वो बिजनेस के लिए उधार मांग रहा है। ये तो आज भी होता है ना? बिल्कुल होता है। और देखिए, यहीं पर बेबीलोन के एक बहुत अनुभवी साहूकार थे, मेथोन। उनकी सलाह काम आती है। उनका पहला सिद्धांत और शायद सबसे जरूरी, भावनाओं में बहकर उधार देना, खासकर दोस्तों या रिश्तेदारों को, ये खतरनाक हो सकता है। खतरनाक मतलब दोस्ती में उधार ना दे? नहीं, ऐसा नहीं। मैथोन का कहना था, पहले ये देखो
कि आपका पैसा जो मूलधन है वो सुरक्षित है या नहीं। क्या सामने वाला लौटा भी पाएगा? लौटाने की नीयत है, क्षमता है। अच्छा, यानी पहले पैसे की सुरक्षा। बिल्कुल। उन्होंने एक कहानी भी सुनाई थी एक किसान की जो जानवरों की बातें समझता था। सार यही था कि दोस्त की मदद करो, जरूर करो, पर ऐसे कि उसका बोझ तुम पर ना आ जाए। पहले सुरक्षा, फिर देखो कि पैसा बढ़े कैसे। भावनाओं से फैसले लेना वो अक्सर महंगा पड़ता है। समझ गई। तो पहला सबक प्रैक्टिकल रहो, पैसे को लेकर सुरक्षित सोचो, भावनाओं को उनका थोड़ा काबू में रखो। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई पहले से ही कर्ज में डूबा है, जैसे दबसिर। उसकी कहानी तो काफी नाटकीय सी लगती है। हाँ, दबसिर की कहानी कर्ज के बोझ की कहानी है। जवानी की फिजूल खर्ची, उस चक्कर में वो इतना डूबा कि शहर छोड़कर भागना पड़ा, और तो और गुलामी में बेच दिया गया। ओह। हाँ, लेकिन सीरिया में उसकी मालकिन थी सायरा। उन्होंने उसे एक तरह से झकझोरा, पूछा, तुम में आजाद आदमी की आत्मा है या गुलाम की? वाह। सायरा ने उसे समझाया कि ये जो कर्जे हैं ना, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे लड़ना था तुम्हें, भागना नहीं। और इस बात ने उसे हिट किया। बिल्कुल। दबसिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया अब भागेगा नहीं, लौटेगा बेबीलोन, अपना कर्ज चुकाएगा, इज्जत वापस पाएगा। और यहीं से उसका वो मशहूर सबक आता है, जहां दृढ़ निश्चय है वहां रास्ता मिल ही जाता है। और उसने रास्ता निकाला भी। सुना है बेबीलोन लौटकर उसने सारे लेनदारों से मुलाकात की और एक प्लान बनाया। हाँ, और वो प्लान बाकायदा मिट्टी की पट्टियों पर लिखा मिला है। कमाल की बात है ना? क्या था वो प्लान? क्या वो आज भी काम आ सकता है? अरे बिल्कुल आ सकता है। प्लान बहुत सीधा साधा है। देखिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, मतलब 1/10, वो हमेशा सबसे पहले अपने लिए बचाओ। ये भविष्य के लिए है। ठीक है, 10% सेविंग। हाँ, फिर 70% हिस्सा यानी 7/10, उससे अपना घर चलाओ, खाना पीना, जरूरतें पूरी करो। 70% घर खर्च। जी। और बचा हुआ 20% यानी 210 हिस्सा, उससे पूरी ईमानदारी से अपने कर्ज चुकाने में लगाओ। थोड़ा थोड़ा सबको दो, लेकिन दो जरूर है। 10% बचत, 70% खर्च, 20% कर्ज वापसी। अरे ये तो एक सिंपल बजट प्लान है ना? सिंपल, पर इसी अनुशासन ने, इसी प्लान पर टिके रहने ने दबासीर को ना सिर्फ कर्ज से मुक्ति दिलाई, बल्कि वो बेबीलोन का एक इज्जतदार और अमीर नागरिक बना। ये दिखाता है कि एक पक्की योजना और इरादा कितना ताकतवर हो सकता है। कमाल है। तो पैसे संभालना सीखा, कर्ज से निकलना सीखा, लेकिन बेबीलोन की कहानियों में मेहनत, मतलब काम, उस पर भी बहुत जोर है। एक शारूनाडा की कहानी है, वो गुलामी में था पर काम को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली बार सुनने में शायद लगे, लेकिन शारूनाडा ने अपने एक साथी गुलाम मेगिडो, उससे सीखा कि काम को अगर बोझ समझोगे तो वो बोझ ही रहेगा, पर अगर उसे मन लगा के करोगे तो वही काम तुम्हें हुनर सिखाएगा, तुम्हें बेहतर इंसान बनाएगा, तुम्हें आत्मसम्मान देगा। अच्छा। हाँ, यही मेहनत जब सही दिशा में लगन से की जाती है तो आगे चलकर सफलता दिलाती है, सम्मान दिलाती है। दिलचस्प नजरिया है। काम सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि खुद को बनाने का, आगे बढ़ने का एक जरिया है। बिल्कुल। देखिए, जैसे बेबीलोन की वो मजबूत दीवारें शहर की रक्षा करती थी ना, वैसे ही ये सिद्धांत, बचत, वो 110 वाला नियम, सोच समझकर निवेश, जैसे मैथॉन ने कहा, कर्ज चुकाने की योजना, दबसिर का प्लान, और मेहनत, शारूनाडा का नजरिया, ये सब मिलकर हमारी आर्थिक सुरक्षा की दीवारें बनाते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो बेबीलोन से मिले सबक क्या हुए? पहला, अपनी कमाई का हिस्सा हमेशा बचाओ। हाँ, पहले बचाओ फिर खर्च करो। दूसरा, अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाओ, मतलब अपनी कमाई के अंदर जियो। बिल्कुल। तीसरा, अगर कर्ज है तो उसे चुकाने का पक्का इरादा रखो और एक योजना बनाओ। और चौथा, मेहनत को इज्जत दो, उसे अपना दोस्त समझो। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या सवाल? कि असली दौलत क्या है? क्या वो सिर्फ सोना, चांदी, बैंक बैलेंस है, या फिर वो अनुशासन, वो इरादे की मजबूती और वो आत्मसम्मान है जो इन सिद्धांतों पर चलकर हासिल होता है? सोचने वाली बात है ना? हाँ, वाकई सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम जॉर्ज एस क्लासन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से होते हुए प्राचीन बेबीलोन की दुनिया में थोड़ी गहराई से झांक रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। इनमें पैसे, कर्ज, कामयाबी से जुड़े कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो मतलब आज भी उतने ही काम के लगते हैं। बिल्कुल। हमारे पास देखिए बेबीलोन की दीवारों से मिली कुछ सीख है,
एक ऊंट व्यापारी के दिलचस्प अनुभव है। और वो मिट्टी की पट्टियों वाला कर्ज चुकाने का हिसाब किताब भी है। हाँ सदियों पुराना। हाँ, और बेबीलोन के एक जाने माने व्यापारी की कहानी भी। तो चलिए इस खजाने से कुछ खास बातें निकालते हैं। जरूर। एक कहानी जो मुझे खास तौर पर जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है दबासिर की। हाँ, दबासिर। वो आदमी कर्ज में डूबा हुआ था, गुलामी से लौटा था, पर उसने ठान लिया था कि बेबीलोन में अपना सम्मान वापस पाएगा। और उसे ये एहसास हुआ कि एक आजाद आदमी और एक गुलाम की सोच में कितना बड़ा फर्क होता है, और कैसे वो पक्का इरादा ही आपको रास्ता दिखाता है। सही बात है। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये बाकायदा एक सोची समझी योजना थी। उसने मिट्टी की पटियाओं पर इसे लिखा था। मिट्टी की पटियाओं पर? अच्छा। हाँ, उस जमाने में ये रिकॉर्ड रखने का तरीका था, और हजारों साल बाद जब वो मिली तो उन पर उसकी योजना साफ लिखी थी, बहुत सीधी सी। अपनी कमाई का 10% हमेशा बचाओ भविष्य के लिए। 10%? ठीक है। फिर 70% से अपनी और परिवार की जरूरतें पूरी करो, लेकिन बस उससे ज्यादा नहीं। ओके, 70%। और बाकी? और जो बचा 20%, उसे पूरी ईमानदारी से अपने सभी कर्जदारों में बांटते रहो, तब तक जब तक एक पाई चुक ना जाए। सुनने में तो ये 10-70-20 का नियम काफी सीधा लगता है, पर सोचिए उस जमाने में कोई ऐप नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं, इसे निभाना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। आप सही कह रही हैं। लेनदार शायद रोज दरवाजे पर आते होंगे। इसमें सिर्फ हिसाब किताब नहीं, बल्कि जबरदस्त अनुशासन चाहिए था, हिम्मत चाहिए थी। दबासिर ने वाकई अपने लेनदारों के नाम, रकम सब पटियाओं पर लिखे। फिर वो उनसे मिला, उन्हें अपनी योजना बताई। ये करना ही अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ पैसे चुकाना नहीं था, ये अपना सम्मान वापस कमाना था। और मजे की बात देखिए, 1930 के दशक में इंग्लैंड में एक प्रोफेसर थे, एल्फ्रेड श्रूसबरी। अच्छा। उन्होंने इन्हीं पटियाओं के बारे में पढ़ा और इसी से प्रेरणा लेकर अपनी खराब आर्थिक हालत ठीक की। कमाल है, मतलब हजारों साल बाद भी वही सिद्धांत काम आया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिद्धांत कितने पक्के होते हैं। जहां चाह वहां राह। ये कहावत ऐसी ही नहीं बनी। सही बात है। तो दबासिर ने तो अपनी आर्थिक हालत सुधार ली, लेकिन बेबीलोन की कहानी सिर्फ पैसे संभालने की नहीं है, काम को लेकर नजरिया भी बहुत अहम था। जैसे वो शरुनाडा की कहानी है। हाँ, शरुनाडा। वो भी पहले गुलाम था, बाद में बेबीलोन का बड़ा अमीर व्यापारी बना। वो कहता था कि काम उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। गुलामी में भी, चाहे बेकरी का काम हो या ऊंटों की देखभाल, उसने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया। और इसी लगन ने पहले उसके मालिक को और फिर उसके बिजनेस पार्टनर अराद कुला को, जो खुद भी कभी गुलाम थे, उनको प्रभावित किया। ये बहुत बहुत गहरी बात है। शरुनाडा ने काम को बोझ की तरह नहीं देखा, उसने उसे सीखा, आगे बढ़ने का एक मौका समझा। हाँ। गुलाम होते हुए भी उसने अपने काम में माहिर होने की कोशिश की, और यही लगन, यही मेहनत आखिर में उसकी आज़ादी और तरक्की की वजह बनी। मतलब कहानी ये सिखाती है कि मेहनत से किया गया काम सिर्फ बाहर से कुछ नहीं बदलता, वो करने वाले को अंदर से बेहतर बनाता है। बिल्कुल, उसके चरित्र को गढ़ता है। और ये जो शरुनाडा की व्यक्तिगत मेहनत और सोच थी, ये उस बड़ी सोच का ही एक हिस्सा थी जिसने बेबीलोन जैसे शहर को खड़ा किया, है ना? एकदम सही। बेबीलोन शहर खुद इंसानी मेहनत और दूर की सोच का एक जीता जागता सबूत था। सोचिए, वो एक बंजर घाटी में बसा था, कुदरती संसाधन बहुत कम थे। हाँ, ये तो है। लेकिन इंसानी सूझबूझ देखिए, नहरें खोदकर सिंचाई का ऐसा इंतजाम किया कि पूरी घाटी हरी भरी हो गई, खेती होने लगी। ये उस वक्त की इंजीनियरिंग का कमाल था। वाकई। और शहर की वो मजबूत दीवारें, वो सिर्फ ईंट पत्थर की दीवारें नहीं थीं, वो सुरक्षा की, स्थायित्व की और भविष्य के लिए योजना बनाने की इच्छा का प्रतीक थीं। एक तरह का विश्वास थी वो दीवारें। हाँ, जैसे बेबीलोन दीवारों से सुरक्षित था, वैसे ही आज हम अपनी वित्तीय योजना, बचत, निवेश, बीमा, इन जैसी दीवारें बनाकर खुद को भविष्य की अनजान मुश्किलों से बचा सकते हैं। तो अगर हम बेबीलोन की इन कहानियों से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो होंगी एक साफ और अनुशासित वित्तीय योजना, जैसे वो 17020 वाला नियम। हाँ। और मुश्किल हालात में भी पक्का इरादा रखने की ताकत। और काम को सिर्फ मजबूरी न समझकर उसे सम्मान और तरक्की का जरिया मानना। बिल्कुल, ये सबक हजारों साल तक मिट्टी में दबे रहे, पर आज भी इनकी चमक वैसी ही है। सही कहा। बेबीलोन ने ये दिखाया कि कम संसाधनों में भी महानता हासिल की जा सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है,
आज की दुनिया में हमारे पास शायद संसाधन ज्यादा हैं, पर ध्यान भटकाने वाली चीजें भी तो कितनी हैं। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन में वो कौन सी छोटी मगर मजबूत दीवारें बना रहे हैं, या वो कौन सी जीवन देने वाली नहरें खोद रहे हैं, शायद दावासिर की तरह। रोज छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाना, क्या पता वही असली कुंजी हो, स्थायी मजबूती और समृद्धि की। आज ना हम बाबुल की एक बहुत पुरानी कहानी देखने वाले हैं, मतलब कैसे पैसे की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। हाँ, और ये सोचने वाली बात है कि हजारों साल पुरानी सलाह आज भी कितनी काम की हो सकती है। बिल्कुल। हमारे पास है बाबुल का सबसे अमीर आदमी, वो किताब, उसके कुछ अंश हैं। बड़े दिलचस्प हिस्से हैं। हाँ, एक कहानी है और एक बड़ी सीधी सरल सी योजना। तो आज का मिशन यही है कि भाई कर्ज से आजादी और वो आत्मसम्मान कैसे वापस मिले बाबुल के उस पुराने ज्ञान से। हाँ, चलिए देखते हैं मिट्टी की पट्टियों का ज्ञान। हाँ, तो कहानी है दबसिर की। बाबुल का एक कभी काफी इज्जतदार आदमी था। अच्छा। पर कर्ज में ऐसा डूबा कि गुलामी तक पहुंच गया। यहीं से कहानी एकदम ट्रैक बदल लेती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक मोड़ आता है। जब वो सीरिया में गुलाम था तो उसकी मालकिन थी सिरा। वो उसे एक तरह से आईना दिखाती है, पूछती कि भाई तेरे अंदर एक आजाद आदमी की रूह है भी, या बस एक गुलाम बनकर रह गया है। ओह, ये तो सीधा दिल पर लगने वाला सवाल था। हाँ बहुत। और ये सवाल उसे झकझोर देता है। मतलब यहीं से उसके अंदर वो इच्छा जागती है कि नहीं, मुझे अपना आत्मसम्मान वापस पाना है। तो ये सिर्फ गुलामी से भागने की बात नहीं थी, बल्कि ये समझने की थी कि असली कैद तो शायद कहीं और है। बिल्कुल सही। उसे एहसास होता है कि जिनसे वो भाग रहा था ना, वो लेनदार नहीं, उसके अपने कर्ज, वही उसके असली दुश्मन है। अच्छा। और वो फैसला करता है कि नहीं, भागेगा नहीं, बाबुल लौटेगा और इनका सामना करेगा। हिम्मत वाला फैसला था ये तो। हाँ, और यहीं पर हमें मिलती है उसकी वो मशहूर योजना जो उसने मिट्टी की पट्टियों पर लिखी थी। अच्छा, वो पट्टियों वाली योजना। हाँ, और कमाल की बात है, ये कितनी सरल है लेकिन कितनी असरदार। उसने अपनी कमाई को बस 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्से? कौन कौन से? पहला, सबसे जरूरी शायद, कमाई का 10वां हिस्सा मतलब 1/10 हमेशा पहले खुद के लिए अलग रखना। खुद के लिए मतलब बचत। हाँ, एक तरह से बचत, पर उससे ज्यादा ये भविष्य बनाने के लिए था। जैसा उसके दोस्त माथोन ने भी कहा था कि भाई जिसके बटुए में सिक्के खनकते हैं ना, उसका दिल शांत रहता है। ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं था, ये खुद को याद दिलाना था कि तुम अपनी मेहनत के मालिक हो। ये आत्मसम्मान की पहली किश्त थी, आप कह सकते हैं। वाह, ये नजरिया तो अलग है। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा था कमाई का 7वां हिस्सा, यानी 710। ये घर चलाने, खाने पीने, कपड़ों, मतलब जो भी जरूरतें हैं उनके लिए। अच्छा। पर इसमें एक शर्त थी, सख्ती से इसी सीमा के अंदर रहना है, इससे ज्यादा खर्च नहीं करना। अनुशासन। ये मुश्किल रहा होगा। हाँ। और तीसरा हिस्सा? तीसरा हिस्सा जो बच गया, कमाई का 2/10वां हिस्सा, यानी 210, ये पूरी ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए। सिर्फ कर्ज? तो 110 खुद के लिए, 710 जीने के लिए और 210 कर्ज चुकाने के लिए। बिल्कुल, यही प्लान था। फिर उसने क्या किया? मतलब लेनदारों को बताया होगा, वो माने होंगे। हाँ, उसने हिम्मत करके सबकी लिस्ट बनाई, सबसे जाकर मिला और उन्हें अपनी ये योजना बताई। कुछ तो गुस्सा हुए होंगे, जाहिर है। हाँ, कुछ हुए, लेकिन ज्यादातर मान गए। शायद उन्हें लगा कि अरे कम से कम पैसा वापस आने का कोई रास्ता तो दिख रहा है। उम्मीद जगी होगी। हाँ, और फिर वो पट्टियां बताती हैं कि कैसे दबसिर ने हर महीने, चाहे कमाई कम हो या ज्यादा, इस योजना को निभाया, छोड़ा नहीं। और नतीजा? नतीजा ये कि धीरे धीरे कर्ज का बोझ हल्का होता गया, उसके पास खुद के पैसे भी जमा होने लगे, वो 110 वाला हिस्सा। हाँ, वो पहला वाला। और सबसे बड़ी बात क्या हुई होगी, सोचिए। उसका वो खोया हुआ आत्मसम्मान। बिल्कुल वही, वो सबसे बड़ा बदलाव था। वो फिर से समाज में सिर उठाकर चल सकता था। वाह। यहां तक कि उसके लेनदार भी उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि वो अपनी जुबान का पक्का निकला। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं था, ये एक बोझ था जो उतर रहा था। में किसी प्रोफेसर ने हाँ, प्रोफेसर एल्फ्रेड शूसबेरी, उन्होंने इन पट्टियों का अनुवाद किया और फिर सोचा कि चलो इसे आजमा कर देखते हैं। सच में? और क्या हुआ? उन्होंने पाया कि ये तरीका आज भी, मतलब उस समय भी, उतना ही काम करता है। वो और उनकी पत्नी ना सिर्फ कर्ज से बाहर निकले, बल्कि पैसे बचाकर निवेश भी करने लगे। क्या बात है! ये तो कमाल का सबूत है कि सिद्धांत पुराने नहीं होते। बिल्कुल। तो बाबुल से मिला ये सबक एकदम साफ है ना? एक सीधी साधी योजना, अनुशासन और पक्का इरादा, ये किसी को भी पैसों की तंगी से निकालकर आत्मसम्मान और खुशहाली की तरफ ले जा सकता है। ये बात सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट की नहीं है,
ये उस मानसिक शक्ति की है जो अपनी जिंदगी पर, अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पाने से मिलती है। सही कहा। दबसिर का वो संदेश आज भी उतना ही सच लगता है। जहां इरादा पक्का हो, वहां रास्ता निकल ही आता है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या इस हजारों साल पुरानी योजना की असली ताकत सिर्फ उन प्रतिशत में है, वो 110, 710, 210, या फिर उस इरादे और अनुशासन में है जो कहता है कि पहले मैं खुद की देखभाल करूंगा और फिर उस तरक्की को हकीकत बनते हुए देखता है? सोचने वाली बात है। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास ना प्राचीन बेबीलोन की कुछ मिट्टी की पट्टिकाएं हैं। हाँ, और साथ में प्रोफेसर एल्फ्रेड एच शूसबरी के कुछ पत्र भी, जो 1930 में इनका अनुवाद कर रहे थे। बिल्कुल। और ये कोई आप सोचिए राजा रानी या युद्ध की कहानियां नहीं है। ये तो डबासीर नाम के एक आम आदमी की कहानी है। सही कहा, एक आम आदमी जो कर्ज से निकलकर अमीर बनना चाहता था। और मजे की बात यह है कि प्रोफेसर शूसबरी खुद हैरान थे कि ये 5000 साल पुरानी बातें आज भी कितनी सही लगती हैं। हाँ, ये तो है। तो चलिए देखते हैं कि इन पट्टिकाओं में आखिर ऐसा क्या राज छिपा है। डबासीर वो सीरिया में गुलामी से लौटा था, कर्ज में डूबा हुआ, लेकिन उसमें एक जिद थी कि बेबीलोन में अपना सम्मान वापस पाना है। तो उसने अपने दोस्त मैथॉन, जो एक साहूकार था, उससे सलाह ली। हाँ। ये योजना क्या थी आखिर? इसमें क्या खास था? देखिए, ये योजना ना सुनने में तो सीधी लगती है, पर इसके पीछे सोच बहुत गहरी थी। मैथॉन ने इसे 3 हिस्सों में बांटा। 3 हिस्से? अच्छा। पहला, और ये सबसे जरूरी था शायद, कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, मैंने 1/10, वो फौरन अलग रख देना है। बिल्कुल अलग। हाँ, ये भविष्य की नींव थी, इसे छूना भी नहीं था। मैथॉन का मानना था कि जब बटवे में अपना पैसा होता है ना, तो एक अलग ही जिम्मेदारी का एहसास होता है, परिवार के लिए, समाज के लिए। अच्छा, तो ये सिर्फ बचत नहीं थी, एक तरह से सोच बदलने वाली बात थी। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक बदलाव की शुरुआत थी। तो पहले बचाना, फिर खर्च करना। हाँ। और बाकी का पैसा? हाँ, जो दूसरा हिस्सा था कमाई का 7/10, यानी 7/10, ये था रोज के खर्चों के लिए, घर, कपड़े, खाना, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी। ठीक है। लेकिन इसमें सख्ती बरतनी थी, इसी सीमा के अंदर रहना था। यह अनुशासन सिखाता था कि जरूरत क्या है और बस इच्छा क्या है। सही बात है। और तीसरा हिस्सा? तीसरा हिस्सा जो बचा हुआ 2/10 था, 2/10, वो पूरी ईमानदारी से कर्ज चुकाने के लिए था, हर पूर्णिमा को। हर पूर्णिमा? हाँ, हर पूर्णिमा, और बिना किसी का पक्ष लिए सभी लेनदारों में बांटना था। ये तरीका था सम्मान वापस पाने का। लेकिन अपने लेनदारों को ये समझाना, ये तो आसान नहीं रहा होगा। कुछ तो जरूर नाराज हुए होंगे, जैसे वो अहमार और मकान मालिक अलकहाद का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, ये शायद सबसे मुश्किल काम था। पट्टिकाएं बताती हैं कि उसने हिम्मत जुटाई, सबकी लिस्ट बनाई और एक एक करके सबसे मिला वो। ओह! कुछ गुस्सा भी हुए, शक भी किया, लेकिन जब उन्होंने डबासीर की ईमानदारी देखी और ये कि उसके पास एक ठोस प्लान है, तो ज्यादातर मान गए। शायद उन्हें लगा कि चलो कुछ तो वापस मिलेगा। हाँ, शायद यही कि भागने वाले से तो ये बेहतर है जो चुकाने की कोशिश कर रहा है। और डबासीर ने खुद भी ये महसूस किया कि कर्ज का सामना करना ना, उससे छुपकर भागने से कहीं ज्यादा आसान और सुकून देने वाला है। ये तो बड़ी बात है। ये सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं रहा फिर। बिल्कुल नहीं, ये तो आत्मसम्मान वापस पाने की लड़ाई बन गई थी। और क्या वो इस योजना पर टिका रह पाया? मतलब आमदनी तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती होगी। यही तो इसमें कमाल की बात है। पट्टिकाएं दिखाती हैं कि हाँ, आमदनी ऊपर नीचे होती थी। कभी महीने में 19 चांदी के सिक्के कमाए तो कभी सिर्फ 11। ओ 11? तब तो मुश्किल हुई होगी। हाँ, और कभी 42 भी कमाए। लेकिन हर बार, चाहे कमाई कम हो या ज्यादा, उसने नियम नहीं तोड़ा। वाह! 110 बचाया, 710 में जैसे तैसे गुजारा किया, मुश्किल भी हुआ होगा, और 210 लेनदारों को दिया, बिल्कुल नियम से। तो धीरे धीरे कर्ज कम हुआ होगा। हाँ, धीरे धीरे कर्ज का बोझ हल्का होता गया, और साथ ही वो जो 110 बचा रहा था ना, उसका ढेर भी बढ़ने लगा। एक वक्त आया जब उसके पास अपने 21 चांदी के सिक्के जमा थे। अरे वाह! अपना पैसा। अपना पैसा, और सोचिए सिर्फ 12 महीनों में, 1 साल में उसने सारे कर्ज चुका दिए। कमाने है। और कर्ज चुकाने से भी ज्यादा कीमती था वो सम्मान जो उसने वापस पाया। यहाँ तक कि वो जो मकान मालिक था, अलकहाद, जो पहले नाराज था, उसने भी आखिर में डबासीर की तारीफ की। ये तो वाकई एक प्रेरणा देने वाली कहानी है। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ इतिहास बनकर नहीं रह गई,
प्रोफेसर श्रोसबरी ने इसे खुद अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया। हाँ, और यही बात इस कहानी को आज हमारे लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक बना देती है। प्रोफेसर ने अपने दूसरे पत्र में 1936 में लिखा कि वो और उनकी पत्नी सालों से कर्जों से जूझ रहे थे। अच्छा। डमासीर की कहानी पढ़कर उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने ठीक वही योजना अपनाई। अपनी आमदनी का 20% जो डबासीर का 210 था, कर्ज चुकाने के लिए अलग रखा। बिल्कुल वही तरीका। हाँ, लेनदारों से बात करके एक समझौता किया और फिर 70% में गुजारा करना सीखा। मजाक में लिखते भी हैं कि सस्ती लेकिन अच्छी चाय ढूंढनी पड़ी। हाँ, बजट बनाना पड़ा होगा। बिल्कुल। और बाकी का 10% उसे वो बचाने लगे। प्रोफेसर लिखते हैं कि ये असली मजा था, ऐसा पैसा जमा करना जिसे आपको तुरंत खर्च करने की जरूरत या इच्छा ना हो। बाद में उन्होंने उस 10% को निवेश करना भी शुरू कर दिया। तो प्रोफेसर और उनकी पत्नी के लिए क्या नतीजा रहा इसका? क्या ये काम किया? बिल्कुल काम किया। लगभग 2 साल लगे, पर उनके सारे पुराने कर्ज खत्म हो गए। 2 साल में? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, और उनका निवेश भी बढ़ने लगा। और सबसे बड़ी बात, वो उसी आमदनी में पहले से ज्यादा खुश और सुरक्षित महसूस कर रहे थे। प्रोफेसर ने लिखा कि एक प्लान बनाकर जीने और बस यूं ही हालात के साथ बहते जाने के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बेबीलोन का वो 5000 साल पुराना सबक उनके लिए एकदम कारगर साबित हुआ। बिल्कुल कारगर। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकाले हम? बेबीलोन की उन मिट्टी की पट्टिकाओं से आज के लिए क्या सबक है? शायद यही कि अपनी कमाई का एक हिस्सा, जैसे वो 1/10 था, भविष्य के लिए बचाना। हाँ, बचाना जरूरी है। और अपनी जरूरतों को एक तय सीमा में रखना, जैसे वो 7/10 था। और कर्ज चुकाने के लिए एक हिस्सा ईमानदारी से अलग रखना, जैसे वो 2/10 था। योजना सुनने में तो बहुत सरल लगती है। सरल है पर शक्तिशाली है, और ये सोचने पर मजबूर करती है ना। 5000 साल पुरानी ये सीधी साधी बातें, अनुशासन, बजट बनाना, बचत करना, आज की इस भागदौड़ भरी जटिल जिंदगी में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन ज्ञान से हम क्या सीख सकते हैं आज अपनी वित्तीय स्थिति को बस थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए? वो पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? हाँ, वो पहला कदम क्या हो? शायद अपनी कमाई का सिर्फ 1% ही सही, उसे अलग रखने की आदत डालना। क्या ये एक शुरुआत हो सकती है? सोचने वाली बात है। आज हम प्राचीन बाबिल की दुनिया में चल रहे हैं। हाँ। हमारे पास 2 बड़े दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से एक कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। और दूसरा बाबिल के इतिहास का, मतलब एक संक्षिप्त विवरण। हाँ, और हमारा मकसद है कि इन दोनों को मिला के देखें कि उस जमाने में कामयाबी और मुश्किलों से जूझने को लेकर क्या सोच थी। सही। क्या वो सोच आज भी हमारे काम की है? यही देखना है। बिल्कुल। हम शारूनाडा और हदानगुला की कहानी देखेंगे और साथ में बेबीलोन का जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसे भी जोड़ेंगे। हाँ, तो चलिए सीधे कहानी पर ही आते हैं। एक अमीर व्यापारी शारूनाडा, वो अपने एक पुराने दोस्त के पोते हदानगुला, उसको लेकर थोड़े फिक्रमंद है। हाँ, क्योंकि हदान को लगता है कि भाई काम करना तो गुलामों का काम है, वो बस आराम चाहता है। यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना? हाँ बिल्कुल, और वो मोड़ है शारूनाडा का अपना अतीत। मतलब वो खुद बताता है हदान को कि कैसे वो कभी गुलाम था, अपने ही भाई की वजह से शायद। हाँ, भाई की लापरवाही से। और सिर्फ गुलामी का डर नहीं था, एक साथी गुलाम था, मेगिडो। अच्छा। उसकी एक बात शारू के जहन में बैठ गई, काम मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। काम मेरा सबसे अच्छा दोस्त, ये बड़ी गहरी बात है उस माहौल में। बहुत। ये सिर्फ कहावत नहीं थी, ये उसके जीने का तरीका बन गया। सोचिए, गुलामी की हकीकत के बीच काम को दोस्त मानना। सही कहा। और उसने सिर्फ सोचा नहीं, किया भी। जैसे पहले वो नानायद नाम का बेकर था। हाँ, नानायद। उसके यहाँ ईमानदारी से काम सीखा। बिल्कुल। फिर मौका देखकर शहद के केक बनाने का अपना काम शुरू किया, अपनी आजादी खरीदने के लिए। हाँ, पैसे जमा करने के लिए। और इसी दौरान वो हादान के दादा अरादगुला से मिला। अच्छा, वो भी तब गुलाम थे? हाँ, वो भी गुलाम थे और गली गली कालीन बेचते थे। तो ये दिखाता है कि शायद मेहनत से हालात बदलने की गुंजाइश थी। तो यहाँ बाबुल का जो ऐतिहासिक संदर्भ है वो जुड़ता है। बिल्कुल। जैसे शाहरुख का पैसे कमाकर आजादी खरीदना या अरादगुला का बाद में दमिश्क जाकर सफल व्यापारी बनना, ये शायद उस व्यवस्था की तरफ भी इशारा करता है जहां व्यक्तिगत तरक्की मुमकिन थी। हमें पता है वो मिट्टी की पट्टियों पर सब दर्ज होता था, मुद्रा, ऋणपत्र, संपत्ति के कागजात। हाँ, वो क्ले टैबलेट्स। हाँ, तो क्या ये व्यवस्था ऐसी तरक्की में मदद करती थी
ये सोचने वाली बात है। ये एक दिलचस्प नुक्ता है। मतलब शाहरुख की लगन तो थी ही, पर शायद शहर की जो आर्थिक बनावट थी उसने भी उसे एक रास्ता दिया होगा। मुमकिन है। हालांकि मुश्किलें भी आईं, वो बेकर की जुए की लत, हाँ, उसकी वजह से शाहरुख दोबारा बिक गया था। फिर भी वो काम के प्रति उसकी निष्ठा और वो सोच के काम मेरा दोस्त है, उसने उसे फिर से आजादी दिलाई और आखिरकार सफलता थी। और ये सिर्फ शाहरुख या अराद की कहानी नहीं है, पूरा बाबुल शहर ही देखिए। वो तो इंसानी मेहनत और सरलता का कमाल था। सही, संसाधन तो सीमित थे, बिल्कुल सीमित। बस उपजाऊ जमीन और नदी का पानी। हाँ, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग से क्या कुछ नहीं किया। वो सिंचाई वाली नहरें, हाँ, नहरों का पूरा जाल बिछा दिया, दलदली जमीन को खेती लायक बना दिया, और ये सब बिना आज की तकनीक के, सिर्फ इंसानी मेहनत और योजना से। और वो विशाल दीवारें, उनका जिक्र भी जरूरी है। हाँ, यकीनन। न जाने कितने गुलामों और मजदूरों का पसीना लगा होगा उसमें। सही कहा। ये कड़ी मेहनत का एक दूसरा, शायद थोड़ा स्याह पहलू भी दिखाता है। लेकिन शहर की सुरक्षा, उसकी पहचान, वो सब उसी से बनी। तो एक तरफ व्यक्तिगत मेहनत से सफलता है, दूसरी तरफ सामूहिक मेहनत, शायद कहीं कहीं जबरन भी। और कहानी के आखिर में जो हैदान उलादा बदलता है, हाँ, वो बहुत मायने रखता है। जब वो शाहरुख की पूरी कहानी सुनता है, अपने दादा की सफलता के पीछे का संघर्ष समझता है, तो उसकी सोच बदल जाती है। बिल्कुल, वो अपने वो जेवर वगैरह उतार देता है और शाहरुख से काम मांगता है, विनम्रता से। हाँ, ये दिखाता है कि काम की गरिमा सिर्फ नतीजे में नहीं, बल्कि उसे करने की इच्छा और उस प्रक्रिया में भी है। उसे एहसास होता है कि दादा की इज्जत सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि उस मेहनत से थी जिसने वो दौलत बनाई। तो बाबुल से मिली ये सीख, ये दोहरी है। एक तो ये कि मेहनत और लगन वाकई मुश्किल हालात से निकाल सकती है, हाँ, जैसे शाहरुख और हरात गुला ने दिखाया। और दूसरा कि ये सोच शायद उस माहौल की देन थी जहां टिके रहने के लिए कुदरत से ज्यादा इंसानी कोशिशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हाँ, शायद काम को दोस्त मानने का दर्शन वहीं से उपजा, जरूरत से। तो कुल मिलाकर बाबुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि काम जब उसे दोस्त की तरह अपनाया जाए, लगन से किया जाए, तो वो मुश्किलों से उभरने और सफलता पाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन सकता है। और आज के श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है, बाबुल का ये नजरिया कि काम में गरिमा है, मुश्किलों का हल है, आज हमारी जो सोच है, वर्क लाइफ बैलेंस या पैशन इकोनॉमी और सफलता की आधुनिक परिभाषाएं, उनके सामने कहाँ ठहरता है? क्या आज भी हम काम को एक दोस्त की तरह देख सकते हैं, या ये विचार अब मतलब पुराना हो गया? इस पे गौर किया जा सकता है। बेबीलोन नाम सुनते ही जहन में दौलत, सोना, शानो शौकत, यही सब आता है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें उभरती हैं। पर क्या बेबीलोन वाकई सोने, चांदी या कुदरती चीजों से घिरा हुआ था? आज हमारे पास कुछ ऐतिहासिक रेखाचित्र हैं, तो सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि बेबीलोन की कहानी असल में ठीक उल्टी है। ये शहर एक तरह से लगभग कुछ भी नहीं से बना था। कुछ भी नहीं से मतलब सोचिए, एक सपाट सूखी घाटी, न जंगल, न पहाड़, न कोई खान, पत्थर तक नहीं थे वहां आसानी से मिलने वाले। अच्छा, तो व्यापार के लिए भी कोई खास रास्ता नहीं रहा होगा? बिल्कुल, कोई आसान समुद्री या पहाड़ी रास्ता नहीं था। फिर भी ये सभ्यता दुनिया की महानतम सभ्यताओं में से एक बनी। ये रेगिस्तान में नखलिस्तान बनाने जैसा है, पूरी तरह इंसानी हिम्मत और सरलता का कमाल है। तो फिर ये सब हुआ कैसे? अगर कुदरती दौलत नहीं थी तो क्या था? दो मुख्य चीजें थीं, उपजाऊ मिट्टी और फरात नदी का पानी, बस। सिर्फ मिट्टी और पानी? हाँ, और यहीं बेबीलोन के लोगों का, कह सकते हैं, इंजीनियरिंग का जादू शुरू होता है। इंजीनियरिंग कैसे? उन्होंने फरात नदी को साधा, उसके पानी का रुख मोड़ने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए, विशाल नहरें खोदी। विशाल मतलब कितनी विशाल? इतनी विशाल कि जब नहरें खाली होती थीं तो उनके तल पर कहते हैं 12 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। 12 घुड़सवार? सच में? हाँ, इस तरह उन्होंने सूखी जमीन को खेती के लायक, एक मतलब हरे भरे इलाके में बदल दिया, और जो दलदली जमीन थी उसे सुखाने के लिए भी पानी निकासी का गजब का सिस्टम बनाया। यानी सारी समृद्धि, सारी खुशहाली वो मानव निर्मित थी, प्रकृति ने नहीं दी? बिल्कुल, पूरी तरह से मानव निर्मित। उन्होंने अपनी किस्मत खुद गढ़ी, कह सकते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, शायद ज्ञान विज्ञान में भी वो आगे थे। सुना ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से हैं।
हाँ बिल्कुल, बेबीलोन और उस घाटी के शहर सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यताओं में गिने जाते हैं। उनके रिकॉर्ड्स सोचिए 8,000 साल पीछे तक जाते हैं। 8,000 साल? हाँ, और इसकी पुष्टि सूर्य ग्रहण के पुराने रिकॉर्ड से भी होती है। और वहां के जो सुमेर निवासी थे वो दुनिया के शायद पहले इंजीनियर, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, फाइनेंसर थे। और उनके पास लिखने की कला भी थी, पहली लिखित भाषा। जी हाँ, उनके पास पहली ज्ञात लिखित भाषा थी। लेकिन तब कागज तो था नहीं, तो लिखते किस पर थे? सही सवाल। कागज नहीं था, वो लोग गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। नुकीली चीज से। मिट्टी पर? हाँ, गीली मिट्टी पर। फिर उन पट्टियों को धूप में सुखाते थे या आग में पका लेते थे। अच्छा। और इन पर लिखा क्या होता था? अरे क्या नहीं लिखा होता था? कहानियां, इतिहास, राजाओं के हुक्म, कानून, जमीन के सौदे, हिसाब किताब, कर्ज की लिखा पड़ी, यहाँ तक कि लोगों की आपसी चिट्ठियां भी मिली हैं। चिट्ठियां भी मिट्टी पर? हाँ, जैसे एक पट्टी पर मिला है कि किसी ग्राहक ने गाय के बदले 7 बोरी गेहूं लिया, 3 बोरी अभी दी, बाकी 4 बाद में देगा। इस तरह का हिसाब। गजब है, मतलब पूरा समाज एक तरह से रिकॉर्डेड था। बिल्कुल। इन्हीं लाखों पट्टिकाओं की वजह से बेबीलोन का ज्ञान और उनकी जिंदगी के बारे में आज हम इतना कुछ जानते हैं। और हाँ, एक बात और। हाँ बताइए। वहां के राजा वो सिर्फ लड़ाई और लूटपाट वाले राजा नहीं थे। मतलब ज्यादातर शासक अपनी समझदारी, व्यापार को बढ़ावा देने और न्याय के लिए जाने जाते थे। ज्ञान और व्यवस्था उनके लिए अहम थी। अच्छा, ये भी एक अलग बात है। अब जरा शहर पर आते हैं। बेबीलोन की दीवारें, वो तो बहुत मशहूर हैं, दुनिया के अजूबों में शामिल थी शायद। हाँ बिल्कुल, प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती थीं। खासकर जो बाद में राजा नबूकदनेस्सर ने बनवाई, वो दीवारें तो कल्पना से परे थीं। कितनी ऊंची थी? करीब 160 फीट ऊंची। सोचिए, आज की कोई 15 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। बाप रे, 15 मंजिला इमारत जितनी ऊंची दीवार, और लंबी करीब 9 से 11 मील लंबी। अरे, और ऊपर से इतनी चौड़ी कि 6 घोड़ों वाला रथ। रथ दीवार के ऊपर? हाँ, 6 घोड़ों वाला रथ आराम से उस पे दौड़ सकता था। उन्हें कोई जीत नहीं सकता था, ऐसा माना जाता था। अभेद्य। और शहर अंदर से कैसा था? वो भी बड़ा व्यवस्थित था, जैसे आजकल के शहर होते हैं। सड़कें, दुकानें, मंदिर, पुजारियों के रहने की जगह, फिर अंदर राजा के महल, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर। और लोग, मतलब आम लोग क्या करते थे? क्या हुनर थे उनमें? बेबीलोन के लोग बहुत हुनरमंद थे। मूर्तियां बनाने में, चित्रकारी में, कपड़ा बुनने में, सोने का काम करने में, धातु के हथियार और खेती के औजार बनाने में भी उस्ताद थे। और व्यापार, फाइनेंसर भी थे आपने कहा? हाँ, बहुत कुशल व्यापारी और फाइनेंसर थे। बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि शायद पैसा, मतलब मुद्रा, और ये जो वचन पत्र होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स, और संपत्ति का लिखित मालिकाना हक, इन सब की शुरुआत बेबीलोन वालों ने ही की हो। क्या बात है, मतलब फाइनेंस की दुनिया की नींव भी वहीं पड़ी, कह सकते हैं, काफी हद तक। इतनी मजबूत दीवारें, इतना व्यवस्थित शहर, इतने हुनरमंद लोग, ज्ञान विज्ञान, फिर इसका अंत कैसे हुआ? क्या किसी दुश्मन ने आखिर उन दीवारों को तोड़ ही दिया? यही तो सबसे अजीब बात है इस कहानी की। अजीब कैसे? लगभग 540 ईसा पूर्व तक बेबीलोन पर किसी बाहरी दुश्मन ने कब्जा नहीं किया था। दीवारें अभेद ही रहीं। तो फिर? उसका पतन बड़ा नाटकीय था। बेबीलोन का राजा था नबोनिडस। उसकी सेना शहर के बाहर फारस के राजा साइरस से हार गई। अच्छा, सेना हार गई? हाँ, और जब साइरस की सेना बेबीलोन शहर पहुंची तो शहर के दरवाजे खुले हुए थे। क्या दरवाजे खुले थे? हाँ, साइरस की सेना बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी प्रतिरोध के शहर में दाखिल हो गई और कब्जा कर लिया। वो महान दीवारें कभी जीती ही नहीं गईं। अविश्वसनीय। मतलब दीवारें खड़ी रहीं पर शहर अंदर से हार गया, या नेतृत्व हार गया? कुछ ऐसा ही लगता है। इसके बाद बेबीलोन की वो पुरानी शान और ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई। और फिर वक्त के साथ लोग शहर छोड़कर जाने लगे। धीरे धीरे वो शानदार शहर रेगिस्तान की धूल और आंधियों में गुम हो गया। सदियों तक मिट्टी के टीलों के नीचे दबा रहा। और फिर उसे खोजा गया? हाँ, हाल की सदियों में पुरातत्वविदों ने खुदाई करके उसे फिर से दुनिया के सामने लाया। तो बेबीलोन की कहानी सिर्फ दौलत और शानो शौकत की नहीं है, ये तो इंसान के हौसले, उसकी सरलता, उसकी अक्ल और ज्ञान की ताकत की कहानी है। बिल्कुल सही कहा।
कम से कम संसाधनों में उन्होंने जो कर दिखाया वो आज भी एक मिसाल है। और सबसे बड़ी सीख शायद यही है। हाँ, कि शहर भले ही मिट गया, दीवारें ढह गई, पर वो जो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा ज्ञान था वो बच गया। ज्ञान बच गया। हाँ, और वही ज्ञान आगे चलकर दूसरी सभ्यताओं के काम आया। इमारतें तो खत्म हो जाती हैं, पर ज्ञान, विचार वो जिंदा रहते हैं। सही बात है। बेबीलोन के महल और दीवारें आज भले खंडर हों, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यही है ना, कि मुश्किल हालात में भी इंसान अपनी मेहनत और अक्ल से बड़ी चीजें बना सकता है, हासिल कर सकता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बेबीलोन का ये जज्बा, ये सबक आज की हमारी चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद नहीं कर सकता?